बहुत ज्यादा शैतान होते हैं, इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मीन्स पेड़ पे चढ़ गए, किसी दीवार पे से कूद गए, तो इस तरीके की एक्टिविटी करते रहते हैं। तो Hello friends, so guys, welcome to our YouTube channel VS Medical Classes. So friends, in this video we will discuss about the clinical features of osteomyelitis and investigations. So guys, basically this is the second part of our osteomyelitis series. So यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ओके फ्रेंड्स, सो गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स की। ठीक है, मीन्स जो ओस्टियोमाइलाइटिस का पेशेंट है, एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस का पेशेंट है, उसके अंदर क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, ऐसी क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर बेसिकली जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है क्लिनिकल फीचर्स में कि जो ओस्टियोमाइलाइटिस होता है, जो एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस होता है, ये आपका बच्चों में ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, बच्चों में ये ज्यादा कॉमन होता है और स्पेशली ये आपका बॉयज में ज्यादा कॉमन होता है। बॉयज में ज्यादा कॉमन क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा शैतान होते हैं, इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मीन्स पेड़ पे चढ़ गए, किसी दीवार पे से कूद गए, तो इस तरीके की एक्टिविटी करते रहते हैं। तो इनको इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इनको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ये घर में नहीं बैठते हैं जल्दी से। थोड़ा सा बच्चा चलने लायक हुआ, बस भागने दो उसे, फिर है ना। तो इनका यही मकसद है, बस भागना बच्चों का, खासकर बॉयज। ठीक है, बहुत ज्यादा शैतान होते हैं। तो इसीलिए जो ओस्टियोमाइलाइटिस होता है वो छोटे बच्चों में और खासकर लड़कों में ज्यादा होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आ रहा है इसमें इंजरी। मीन्स अगर मान लीजिए जैसे कि बच्चे को इंजरी हुई, तो इंजरी के बाद क्या होता है, वहां पर हीमोटोमा कलेक्ट हो जाता है। देखिए, इसको मैं समझाता हूं तुम्हें यहाँ पर एक छोटे से डायग्राम के थ्रू। ये कोई वेसल है, ठीक है, ये हमारी है वेसल, इसके बाहर है ये स्किन। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाएंगे। अब यहाँ पर लग गई चोट, यहाँ पर क्या लग गई? चोट। तो क्या हुआ, ये जो वेसल्स थी इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा था, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा था। तो जैसे ही यहाँ पर चोट लगी, जैसे ही यहाँ पर कोई इंजरी होती है, तो क्या होता है कि ये जो ब्लड है ये ऐसे 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 बाहर की तरफ आ जाता है और यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब चोट भी दो तरीके की है, एक तो ओपन होती है और एक क्लोज होती है। तो अब यदि आपकी ओपन है तो इस तरीके से बाहर की तरफ ब्लड आ जाएगा। अब यदि ये चोट जो है, ये जो वुंड है, ये है क्लोज, मीन्स इंजरी हुई है कोई ब्लंट फोर्स से। जब ब्लंट फोर्स से इंजरी होती है तो हीमोटोमा आपका अंदर ही जमा हो जाता है, अंदर ही ब्लड जमा हो जाता है। तो कैसे जमा हो रहा है ब्लड, ये देखिए, यहाँ पर ये ब्लड ऐसे एक्यूमुलेट हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगी, हल्की हल्की सी स्वेलिंग हो जाएगी। ये स्किन यहाँ से ठीक है, रप्चर नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर अंदर क्या हो गया है, अंदर आपका ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है। सो दिस इज कॉल्ड हीमोटोमा। अब हीमोटोमा तो हो गया, अब बच्चे को लगी चोट। चोट लगने के बाद क्या होता है, उसको एकदम से बहुत तेज रब कर देते हैं। मान लीजिए बच्चा रोता रोता घर पर आया, उसकी मम्मी ने क्या किया, उसको ऐसे पकड़ के एकदम से बहुत तेज उसको रब कर दिया। तो इस रब करने की वजह से भी ओस्टियोमाइलाइटिस बहुत तेजी के साथ स्प्रेड होता है। अब ऐसे रब करने से क्यों फैल रहा है, ये भी क्वेश्चन है। तो रब करने से इसलिए फैल रहा है, एक विग्रस मसाज आपने दे दी है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है। क्यों स्प्रेड हो रहा है? नॉर्मल प्रोसेस समझिए आप, ये स्किन है, ठीक है। अब स्किन में छोटे 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 पोर्स होते हैं, हल्के हल्के से छेद होते हैं। तो अब जब बच्चा गिरा तो उसके ऊपर जब चोट लगी, मान लीजिए बच्चा यहाँ से गिरा, ठीक है, बच्चा यहाँ से गिरा, उसके ऊपर यहाँ पर चोट लगी, है ना, इंजरी हुई। तो इससे क्या हुआ, अभी मान लीजिए अंदर ब्लड इकट्ठा हो गया है, ठीक है। अब स्किन के ऊपर क्या लगी हुई है, मट्टी लगी हुई है, डस्ट लगी हुई है। तो क्या होता है, जब आप इसको ऐसे रब करोगे बहुत तेज तेज, एक तो अंदर हीमोटोमा है, दूसरा आपने क्या किया, इसको रब कर दिया। तो जो मट्टी के कण हैं, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो स्किन के अंदर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि जब आप इसके ऊपर विग्रस मसाज करोगे तो वो अंदर चला जाएगा, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका इंजरी के बाद कभी भी विग्रस मसाज नहीं करनी चाहिए। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को फिर से पॉज कीजिए, पीछे जाइए और दोबारा से देखिए, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। यहाँ पर लिखा है कि अब बच्चे को क्या होगा, एक्यूट पेन, बहुत ही ज्यादा उसको एकदम से एक्यूट पेन होगा और स्वेलिंग होगी एक पर्टिकुलर जगह पर, एकदम से जैसे उसको चोट लगेगी एकदम से वहां पर उसको स्वेलिंग होने लगेगी, एक्यूट पेन होने लगेगा। एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन, जो लॉन्ग बोन होते हैं जैसे हमारी फीमर है, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, टिबिया है, फिब्यूला है, तो इस तरीके की जो लॉन्ग बोन होती है उनके पर्टिकुलर एंड पर आपकी स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ वहां पर क्या देखने को मिलेगा, एक्यूट पेन। बच्चा कहेगा कि जी यहाँ पर बहुत तेज दर्द हो रहा है या यहाँ पर बहुत तेज दर्द हो रहा है, और उसके साथ साथ वहां वो वाला जो एरिया है वो हल्का सा स्वेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया। अब एक कॉमन एक फीचर्स है, एक तरीके से आप इसको कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आप कह सकते हो इसको। इसमें देखिए क्या देखने को मिलेगा, हाई ग्रेड फीवर, लगभग आपका 102 डिग्री सेल्सियस 103 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलेगा आपका, तो हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, बच्चों को भूख नहीं लगेगी। ठीक है, एक डिहाइड्रेशन, उसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। तो जब आप एक हिस्ट्री लेते हो, एक केस आया आपके पास, जब आप हिस्ट्री लेते हो तो उसमें आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ चीजें निकल करके आएंगी। जैसे कि आपका आप पूछोगे कि कोई विग्रस मसाज वगैरह की थी, तो वो पॉइंट आ सकता है निकल करके विग्रस मसाज का। बच्चों को टॉन्सिलाइटिस हुआ था, स्किन इन्फेक्शन हुआ था, या फिर निमोनिया हुआ था बच्चे को, है ना। ये स्किन इन्फेक्शन 2 बार यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो बस जस्ट समझ लेना, गलती से लिख दिया है वैसे, है ना। कोई सोर थ्रोट, गले में कोई इन्फेक्शन तो नहीं था स्टेफाइलोकोकस की वजह से जो होता है। तो इस तरीके की आपको हिस्ट्री मिल सकती है। अब ऑन एग्जामिनेशन, ऑन एग्जामिनेशन देख लीजिए क्या क्या है, जरा थोड़ा सा बचा है। जब आप एग्जामिन करोगे तो हाई ग्रेड फीवर आएगा, जो कि मैं भी बता चुका हूं आपको। बच्चे को टैकीकार्डिया भी आ सकता है। ठीक है, बच्चे को टैकीकार्डिया भी आ सकता है। टॉक्सिक लुक ऑफ पेशेंट, मीन जो पेशेंट है उसका जो लुक है वो टॉक्सिक आएगा, मीन्स देखने में जो पेशेंट है ना वो बिल्कुल बीमार सा लगेगा, उसकी जो कंडीशन है वो ठीक सी नहीं लगेगी, बच्चा एकदम देखने में बीमार सा लगेगा, है ना। तो ये है एक पॉइंट। फिर उसके बाद आता है डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेशन वाला मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और भी देखिए इसके अंदर काफी सारे पॉइंट हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पर पेन होगा, स्वेलिंग होगा, रेडिश होगा, तो ये सारे पॉइंट मैं तुम्हें यहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्ट मैं इन्वेस्टिगेशन पर आ रहा था बेसिकली, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। अब ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है तो मैंने उसमें तुम्हें मेटाफाइसिस के 2 टाइप बताए थे, एक इंट्रा आर्टिकुलर, एक एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। तो जो इंट्रा आर्टिकुलर वाला होता है, अगर इंट्रा आर्टिकुलर मेटाफाइसिस में आपका ओस्टियोमाइलाइटिस होता है तो आपका ज्यादातर चांसेस होता है कि वो ओस्टियोमाइलाइटिस जॉइंट के अंदर भी जाएगा। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि जो मेटाफाइसिस होते हैं अगर वो इंट्रा आर्टिकुलर है तो उस केस में पायोजेनिक अर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से क्लिनिकल फीचर्स हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। देखिए इन्वेस्टिगेशन में कुछ मेन पॉइंट है, इसको यहाँ पर समझेंगे। इन्वेस्टिगेशन बहुत और भी बहुत सारी चीजें आ सकती थी इसमें, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड चीजें ही रखी हैं जिसको आप इजीली समझ सकते हो, कंफ्यूजिंग ना हो आपके लिए, तो इसलिए मैंने इसके अंदर बहुत ही शॉर्ट में चीजें रखी हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर टीएलसी, डीएलसी, ईएसआर, ये 3 ऐसे फैक्टर हैं। अगर बॉडी में इन्फेक्शन है, अगर ओस्टियोमाइलाइटिस है, तो इन तीनों की ही रेंज बढ़ी हुई आती है। ठीक है, तो सिंपल हमारा टीएलसी भी बढ़ा हुआ आएगा, डीएलसी भी बढ़ा हुआ आएगा, और हमारा ईएसआर भी बढ़ा हुआ आएगा ओस्टियोमाइलाइटिस के केस में। अब एक मेन पॉइंट आता है एक्सरे। हमने बोन का कराया एक्सरे, तो जब एक्सरे कराएंगे तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है गाइस, पेरियोस्टियल रिएक्शन। पेरियोस्टियल रिएक्शन भी मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में अच्छे से तुम्हें समझाया था। ठीक है, तो पेरियोस्टियल रिएक्शन कहाँ पर देखने को मिलती है आपको, मेटाफाइशियल रीजन पर, जो आपकी बोन होती है उसके मेटाफाइशियल रीजन पर आपको पेरियोस्टियल रिएक्शन देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हम बोन स्कैन भी कराते हैं। ठीक, अगर डायग्नोज नहीं हो रहा है तो हम बोन स्कैन कराएंगे, उससे भी डायग्नोज नहीं हो रहा है तो एक टेक्नीटियम 19 करके कुछ एक
डाई आती है उसको डाल देते हैं और फिर एक्सरे करते हैं तो फिर उसमें और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाती है। एक पर्टिकुलर जगह पर वो डाई एब्जॉर्ब हो जाती है जहां पर एक तरीके से कह सकते हो आप डिफेक्ट है ना। तो वहां पर हमें पता लग जाता है कि हाँ इस पर्टिकुलर जगह पर इन्फेक्शन है। अब एक मेन पॉइंट है इसके अंदर एमआरआई। तो हम इसमें एमआरआई भी कराते हैं। एमआरआई क्यों करा रहे हैं? एमआरआई इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये आपको दिखा सकता है, क्या दिखा सकता है? बोन मैरो एडीमा। देखिए यहाँ पर लिखा है, मैं दूसरे कलर से समझाता हूँ। बोन मैरो एडीमा, जैसे बोन होती है ना उसमें बोन मैरो होता है, तो उसके अंदर एडीमा आपको देखने को मिल सकता है। ये आप बोन समझिए, इसके बीच में यहाँ पर बोन मैरो होता है तो इसमें आपको एडीमा देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये तो ये रहा एक इस तरीके से रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब आता है सबकुटेनियस एब्सिस। जैसे मान लीजिए सपोज मैं एग्जांपल दूं तुम्हें कि यहाँ पर ओस्टियोमाइलाइटिस है ना, मेरे इस पार्ट पर ओस्टियोमाइलाइटिस है, तो यहाँ से मान लीजिए सबकुटेनियस स्वेलिंग है। यह पार्ट जो है ना मेरा हल्का सा उभरा हुआ है, हल्का सा ऊपर को आ रहा है, हल्की सी स्वेलिंग है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक तरीके से सबकुटेनियस एब्सिस है, तो हमें क्या करना है बेसिकली, निडिल लेकर के, है ना, एक थोड़ी सी मोटी निडिल होती है, उसका साइज अलग होता है, उस निडिल को प्रिक करेंगे और इसमें से क्या करेंगे, फ्लूइड को, एब्सिस को बाहर लेंगे और इसको कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेज देते हैं। तो कल्चर सेंसिटिविटी में क्या आता है, निकल करके क्लियर निकल करके आता है कि इसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो इसके अंदर पस बना रहे हैं। फिर उसके बेस पर ट्रीटमेंट प्लान होता है, उसके बेस पर ही हमारी एंटीबायोटिक प्लान होती हैं और फिर पूरा का पूरा प्रोसीजर आगे का कंप्लीट होता है। सो गाइज इसी के साथ साथ कंप्लीट होता है हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ ये वीडियो शेयर होना चाहिए तो आप शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।